नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिनेश के वोरा। बहुत-बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष के इस अंक में, रविवार ये अंक में। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे परम मित्र ज्योतिषाचार्य जी, सिद्धांत सहगल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्धांत जी, रविवार की सुबह आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार और वेलकम टू द शो। धन्यवाद सर। लोग इंतज़ार कर रहे हैं ऑलरेडी आपके आने से पहले ही लोग पहुँच चुके हैं, तो आपका प्रतीक्षा हो रहा है। आज बात करेंगे कि मोदी सरकार बिहार का स्कैंडल जो चल रहा है मतलब जैसे-जैसे उनका जादू उतर रहा है, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका तिलिस्म हमेशा के लिए चले। कभी न कभी वो तिलिस्म टूट जाता है, कभी न कभी जो गुरूर होता है टूट जाता है, अहंकार टूट जाता है और धीरे-धीरे एक जादू होता है वो भी उतर जाता है और फिर दुनिया को प्रतीक्षा होती है एक नए महारथी की, एक नए योद्धा की या फिर एक नए हीरो की, क्योंकि पुराने चेहरे देख-देख के वो भी ऊब जाते हैं। साथ में बिहार के जो स्कैंडल्स चल रहे हैं, वो तो बात करेंगे ही और ट्रंप ने बहुत परेशान किया हुआ है। लेकिन हिंदुस्तान की ट्रैजेक्टरी क्या होगी? मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। आज हम प्रोग्राम की शुरुआत इसी हिंदुस्तान की ट्रैजेक्टरी से करते हैं कि भारत के लिए ओवरऑल जो आने वाला जो वक़्त है, वो कैसा है? चाहे उसको आरएसएस के कॉन्टेक्स्ट में देखो, चाहे मोदी के कॉन्टेक्स्ट में देखो, चाहे भारत की अपनी कुंडली है उसके कॉन्टेक्स्ट में देखो या आने वाले समय में जो सारी अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिकल, जियोस्ट्रेटेजिक विपदाएँ हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में देखो। इकोनॉमी ऑलरेडी स्लो हो चुकी है, मैं आपको बताऊँ। पूरी तरह से स्लो हुई है और बीच में मौका मिला तो मैं उसका शायद कुछ आंकड़े भी दे पाऊँ। लेकिन मैं आपसे पहला सवाल स्ट्रेट वे आना चाहूँगा कि अल्टीमेटली भारत को आने वाले महीनों में, वर्षों में आप किस रूप में देख रहे हो? और क्योंकि दुनिया में मुसीबतें बढ़ती चली जा रही हैं सर। सिद्धार्थ जी, स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार और नमस्कार सभी दर्शकों को। भारतवर्ष की कुंडली की एक बड़ी अजीब स्थिति परसों मैंने बड़े ध्यान से देखा, हालाँकि देखता रहता हूँ, लेकिन फिर समय का खेल बहुत बड़ा होता है। मैंने कुंडली देखते वक़्त भी इस चीज़ को महसूस किया है कि एक एक ऐसी चीज़ जो मैं 50 बार कुंडली देखने के बाद भी मेरे दिमाग में नहीं आई, अचानक उसको देखा और एक बात दिमाग में आ गई। क्योंकि कुंडली का जो बेस बहुत बड़ा होता है, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, दृष्टियाँ वग़ैरह बहुत कुछ है। अभी सबसे पहला विचार ही मेरे दिमाग में आया था कुंडली देखते वक़्त कि धर्म के नाम पर भारतवर्ष में इतना पाखंड क्यों बढ़ गया है अचानक? दिमाग में आया था कुंडली देखते वक़्त कि आज धर्म कांवड़ यात्रा को ही ले लीजिए, श्रद्धा की जगह अब लोगों के अंदर क्रोध आ रहा है उनको देख के। जबकि जी, मैं बिल्कुल। हमेशा कहता हूँ मैं हमेशा कहता हूँ कि धर्म एक व्यक्तिगत विषय है, ये समाज पे थोपने का विषय नहीं है। कौन क्या पालन करेगा, ये देखना मेरा काम नहीं है। मेरा काम अपने धर्म का वहन करना है। लेकिन वहाँ स्थितियाँ ऐसी क्यों हैं? बहुत से लोग पूछते हैं, आखिर भारत जैसे आध्यात्मिक राष्ट्र के नाम पर इतना झूठ, ढोंग और पाखंड क्यों फैला हुआ है? बिल्कुल। इस इसका जवाब समाजशास्त्र में नहीं, मैं तो कुंडली के माध्यम से बताऊँगा। भारतवर्ष की आज़ादी के बाद की कुंडली में छिपा है। 1947 की कुंडली जब भारतवर्ष आज़ाद हुआ, वृष लग्न और कर्क राशि की है। पहले क्या था वो अलग बात है। लेकिन 1947 के बाद भारतवर्ष की कुंडली वृष लग्न और कर्क राशि की कुंडली बनी। अब जो ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, ज्योतिष सीखना समझना चाहते हैं, वो मेरी बात को ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। कोई भी राशि जिस भाव में होती है और उस राशि का जो स्वभाव होता है, वो वो स्वभाव वो भाव ऑब्जर्व कर लेता है। यानी उस भाव में वो स्वभाव चला जाता है। नवम भाव है धर्म का भाव और वृष लगन की कुंडली में नवम भाव में है मकर राशि। मकर राशि का जो लॉर्ड है वो शनि है और शनि पाप भाव में यानी तीसरे भाव में बैठा हुआ है। शनि धर्म का कारक नहीं है। दर्शक मित्रों को मैं ये बात बताना चाहता हूं और शनि न्याय का कारक भी नहीं है, जो कि शनि देव न्याय के कारक है। पूरे भारतवर्ष में इसका डंका बजा रहता है। शनि देव न्याय के कारक नहीं है। शनि देव न्यायिक प्रक्रिया के अंग हैं और कारक है। शनि देव दंडाधिकारी हैं। शनि देव दंडाधिकारी हैं
और दंड न्याय होने के बाद मिलता है, यानी न्याय हुआ और उसको एग्जीक्यूट करने का जिम्मा शनि देव के पास आता है। लेकिन शनि मूलतः पाप ग्रह है, शनि देव धार्मिक ग्रह नहीं है, इस चीज को समझ लीजिए। तो नवम भाव में मकर राशि, धर्म भाव में शनि का प्रभाव नवम में आ गया। शनि तीसरे भाव में पाप भाव में बैठा हुआ है, क्योंकि 3, 6, 11 जो भाव है ये पाप भाव होते हैं, यानी पाप ग्रह यहां जाकर शुभ फल देते हैं। तो पाप ग्रह शुभ फल देते हैं, इसको आप किस दृष्टि में देखते हैं? एक शराबी है तो उसको शराब खाने में ही मजा आता है आके, कि बोतलें सजी हुई हैं, लोग बैठे हुए हैं, वहां वो गया तो उसको वहां आनंद मिलने लगता है। इसी तरह पाप ग्रह जब पाप भाव में जाते हैं, क्योंकि उनको वहां लगता है कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं, तो ये पाप भाव में शनि का जाना धर्म को और हानि दिया। आप देखिए, आजादी 1947 के बाद ही आज जो मुद्दे बहुत बड़े नजर आ गए हैं, 1947 के बाद से ही ये मुद्दे सुलग रहे थे। वो मंदिर का मुद्दा हो, हिंदुत्व का मुद्दा हो, लेकिन बहुमत नहीं था। इस वजह से आज जो हो रहा है वो उस वक्त नहीं कर पाए। चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, क्योंकि कर्क राशि है भारतवर्ष की, शनि देव बैठे हुए चंद्रमा के साथ। शनि चंद्र का जो योग होता है वो विष योग बन जाता है। विष योग क्यों बन जाता है, बड़ा शॉर्ट में बताने जा रहा हूं मैं। चंद्रमा जल का कारक है और चंद्रमा जो है मन का कारक है। जल तरल अवस्था में ही पीने लायक होता है, बर्फ के रूप में जम जाए तो आप उसको पी नहीं सकते। वो काम आता है जल को ठंडा करने में, लेकिन अब मान ले कहीं आग लगी है तो आप बर्फ फेंकेंगे तो नहीं बुझेगी, वो पानी फेंकने से ही बुझती है। तो शनि के साथ चंद्रमा जब आता है और मन का कारक शनि जो है वो फ्रीज हो जाता है। फ्रीज का मतलब यह है कि शनि देव जो है, शनि जो है एक ठंडा ग्रह है, जहां सूर्य की किरणें तक नहीं पहुंचती, और शनि ठंडा ग्रह है। आप बर्फ की एक सिल्ली पे अगर पानी डालेंगे, कुछ बूंदे या 1 कप या 1 गिलास पानी डाल देंगे, तो वो पानी सेकंड्स के अंदर जम जाएगा उसके ऊपर। बर्फ पानी नहीं बनेगी, लेकिन पानी बर्फ बन जाएगा वहां। तो यहां चंद्रमा जो है दूषित हो जाता है शनि के साथ। ऊपर से चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में है, शनि के ही नक्षत्र में है। तो मन, अब आप समझ लीजिए, बहुत सी ऐसी बातें अंडरस्टूड है जो मैं अब नहीं बोलूंगा। मन की अवस्था क्या हुई पड़ी है, अब सोचिए। धार्मिक मानसिकता, पाखंड, ये सारी चीजें कैसे घुसी है। सीधा असर जनता की धार्मिक मानसिकता पे पड़ रहा है, क्योंकि नवम भाव शनि ही एक्टिवेटेड है वह। इसलिए यहां आस्था की जगह अंधविश्वास और पाखंड ने ज्यादा जन्म ले लिया। एक लंबी फेहरिस्त है ऐसे लोगों की जो कालनेमी के रूप में धार्मिक चोला ओढ़कर बैठे हुए थे भारतवर्ष में, आज भी बैठे हुए हैं। एक लंबी फेहरिस्त है। और बड़ी आश्चर्य की बात है कि कालनेमी नाम का ये शख्स और ये उदाहरण हमारे ही धार्मिक शास्त्रों में है, विश्व में कहीं और नहीं है। कैसे जुड़ा हुआ है भारतवर्ष के साथ कालनेमी का भाग्य भी। बृहस्पति जो धर्म का मूल प्रतिनिधि ग्रह है और नवम भाव का कारक भी है, वो छठे भाव में बैठा हुआ है, पाप भाव में, ऊपर से तुला राशि में, यानी जिसको बृहस्पति शत्रु मानता है। तो शुक्र का प्रवेश हो गया बृहस्पति के अंदर, तो फिर वो 5 सितारा कुटिया, 5 सितारा झोपड़ी, यही बृहस्पति और शुक्र की वजह से होती है। यानी जो धर्म के नाम पर कालनेमी बन के बैठे हुए हैं, ये उन पे लागू होती है ये बात। अब किसी भी कुंडली का जो मूल होता है, ये भी समझना होता है कि कौन से भाव ज्यादा मजबूत है। तो धर्म का भाव जो है बहुत कम है। सर्वाष्टक वर्ग जो ज्योतिष है, जो सुन रहे हैं वो समझते होंगे सर्वाष्टक वर्ग क्या होता है। सर्वाष्टक वर्ग में नवम भाव कमजोर है और 3, 6 और 12 जो पाप भाव है ये मजबूत है सर्वाष्टक वर्ग में। नौमेश शनि भी अष्टक वर्ग में कमजोर है, यानी धर्म भाव का जो मूल नौमेश है। मतलब भारत की आत्मा में धार्मिक ऊर्जा कमजोर है, धार्मिक ढोंग बहुत प्रबल है। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा, बिल्कुल व्यक्तिगत उदाहरण है। एक व्यक्ति, मेरा मित्र, बड़े भाई के जैसा था, मित्र जैसा ही था। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ था। लोग ना सोचे कि वर्तमान की बात कर रहा हूं, 20 साल पहले की बात है, 20-25 साल पहले की।
जुड़ा हुआ था। तो हम जानते थे वो किसी बहुत बड़े मिनिस्टर का सेक्रेटरी हुआ करता था। हर काम देखा करता था उसका। मैं उसको व्यक्तिगत तौर पे जानता था, राजनीति में जो होता है ऐसा कुछ नहीं था जो उसने नहीं किया, हर तरह की। वो जब मंदिर में जाता था तो पूरा लंबा लेट जाता था, मूर्ति के सामने मंदिर में जाकर, और ऐसे करता था। मैं सोचता था कि अरे बाप रे! ये कर क्या रहा है? खैर ये तो एक उदाहरण है। ऊपर से करेला और नीम चढ़ा, भारतवर्ष की कुंडली में राहु लग्न में बैठा हुआ है और केतु सप्तम में बैठा हुआ है। लग्न में राहु बैठकर, चूंकि वृष वृष लग्न का लॉर्ड शुक्र होता है, शुक्र को भी प्रभावित कर रहा है और वृष लग्न को भी प्रभावित कर रहा है। तो यहां भी कालनेमी वाली स्थिति तैयार होगी। सप्तम में राहु, सप्तम में राहु हो तो पार्टनर्स नहीं होते हैं ऐसे आदमी के, ज्यादा पार्टनर्स ठीक ठाक नहीं बनते कभी। मोदी युग के पहले की भी बात करें अगर, तो रूस भी पार्टनर नहीं था भारतवर्ष का, रूस बड़े भाई की भूमिका में रहा है। सही तरीके से आप एक मित्र नहीं बोल सकते जो भारतवर्ष का इस वक्त आपको दिखे। ये कुंडली के स्थिति की वजह से है। 2015 से अब वर्तमान पे और आता हूं मैं। 2015 से चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा है पुष्य नक्षत्र में, यानी शनि के नक्षत्र में। शनि साथ ही बैठा है। 2015 के बाद अगर आप अब ध्यान दें, थोड़ा सा रिकॉल करें अपनी याददाश्त को, तो 2015 के बाद तेजी से सामाजिक और वैचारिक विघटन होना शुरू हुआ। चंद्रमा के पहले सूर्य की महादशा थी, और 9 से 2014 तक 15 तक सभी जानते हैं कि आर्थिक स्थिति अच्छी थी, देश प्रोग्रेस कर रहा था। 14 में रिजिम बदला, 15 में चंद्रमा की महादशा आ गई, और फिर धीरे धीरे चंद्रमा शनि के नक्षत्र में, 9 में शनि, ये सारा खाका आपके सामने है। आप देख रहे हैं कैसे धर्म, जाति, आस्था के नाम पर समाज को बांटने का कार्य तेज हुआ है। जहां हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है, वहां मराठी हिंदू हो रहा है। जहां हिंदू मुस्लिम नहीं चल पा रहा है, वो बांग्ला हिंदी हो रहा है। हिंदी भाषा बांग्ला भाषी, महाराष्ट्र में मराठी भाषा हिंदी भाषा। माने जहां हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा, वहां ये हो रहा है। असम में हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ तो कुकी और मैतेई हो गया। ये 2015 के बाद की स्थिति है। नवंबर 2025 से मंगल की महादशा आएगी, और मंगल भी आर्द्रा नक्षत्र में है। यानी मंगल और राहु का संबंध बनता है। अगर आर्द्रा नक्षत्र राहु के नक्षत्र होते हैं, मंगल और राहु का संपर्क जब बनता है तो वो विस्फोट योग होता है। मतलब जिसको क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए, दिमाग से स्लिप कर गया। राहु मंगल का योग जो विनाशक योग रहता है काफी हद तक। विनाशक योग भी, लेकिन बड़ी चालू सी भाषा है जो उसको कहते हैं। खैर याद आएगा फिर बता दूंगा, मैं बात करते करते निकल जाता है दिमाग से। साफ संकेत है, बिल्कुल साफ संकेत है। भारत मंगल की महादशा में युद्ध की ओर बढ़ेगा या उसमें उलझेगा। और मंगल और राहु का जो, अंगारक योग कहते हैं, अंगारक योग कहते यस हैं। यस 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 यस, अंगारक योग। और मैं मंगल और राहु के अंगारक योग को बड़ा सिंपल सी व्याख्या ये करता हूं कि मंगल और राहु अंगारक योग मतलब, आपने जो दिवाली में पटाखा जो चलाते हैं, उसमें आपने आग लगाई, पटाखा फट गया, वो राहु मंगल है। और पटाखा नहीं फटा तो मंगल केतु है। यानी केतु फुस है, राहु विस्फोट है, राहु आवाज है। तो मंगल की महादशा 2025 से 32 तक रहेगी। यानी 7 वर्ष मंगल चलते हैं। मंगल राहु के नक्षत्र में, आर्द्रा नक्षत्र में है। भारतवर्ष युद्ध की ओर बढ़ेगा या युद्ध में उलझेगा। बड़ा ज्यादा नहीं बोल के सिंपल बात बताऊंगा। मंगल की महादशा में जो स्थितियां इस वक्त हैं, भारत बिल्कुल सिविल वार में उलझता हुआ दिख रहा है, कहीं भाषा के नाम पे, कहीं जाति के नाम पे। और मंगल और राहु आग, अंगारक, आग लगने का मतलब आप समझ लीजिए। इससे ज्यादा और नहीं बोलूंगा। हर सच सबको बताया नहीं जाता, हर सच सब समझते नहीं है। कुछ बातें समय आने पर सामने आएंगी। धर्म में आस्था रखिए, मित्रों से कहना चाहूंगा, धर्म में आस्था रखिए, पाखंड से बचिए।